हेलो फ्रेंड्स, हम कर रहे थे ज्योग्राफी एनसीईआरटी क्लास 7th और आज हम इसका चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे, आर चेंजिंग अर्थ। अब ये बोल रहे हैं कि जो लिथोस्फेयर है वो टूटा हुआ है काफ़ी सारी प्लेट्स में, और इन प्लेट्स को हम क्या बोलते हैं? लिथोस्फेरिक प्लेट्स। ठीक है। और ये जो प्लेट है ना, ये बहुत स्लोली मूव करती रहती है और हर साल फ्यू मिलीमीटर्स तक ये मूव करती है। अब ये मूव क्यों करती है? क्योंकि अर्थ के अंदर मोल्टन मैग्मा होता है और इस मोल्टन मैग्मा में मूवमेंट होती है। इस मोल्टन मैग्मा की मूवमेंट की वजह से ये जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स है ये भी मूव करती है। मोल्टन मैग्मा जो अर्थ के अंदर है ये एक सर्कुलर मैनर में मूव करता है, बहुत धीरे धीरे। अब दिखाती हूँ मैं। जैसे ये अर्थ का इनसाइड है और यहाँ पे ये मोल्टन मैग्मा है। ठीक है। तो ये मैग्मा कुछ इस तरीके से मूव करता है अर्थ के अंदर। ठीक है, कुछ इस तरीके से, और इनको हम कन्वेक्शनल करंट्स भी बोलते हैं। अब ये जो प्लेट्स में मूवमेंट होती है ना, इन प्लेट्स की मूवमेंट की वजह से अर्थ के सरफेस में कुछ चेंजेस आते हैं। अब जो अर्थ की मूवमेंट है ये डिवाइड है फोर्सेस के ऊपर। अब ये फोर्सेस दो तरीके की है, एक है एंडोजेनेटिक फोर्स एंड अदर वन इज एक्सोजेनेटिक फोर्स। एंडोजेनेटिक फोर्स वो है जो अर्थ के इंटीरियर में होती है। ठीक है, जो अर्थ के इंटीरियर पे एक्ट करती है। और एक्सोजेनेटिक फोर्स वो फोर्सेस है जो अर्थ के सरफेस पे एक्ट करती है। अब अर्थ की मूवमेंट है, ये दो पार्ट्स में डिवाइड है। कौन कौन सी? एंडोजेनेटिक फोर्स एंड मूवमेंट ड्यू टू एक्सोजेनेटिक फोर्स। अब एंडोजेनेटिक फोर्स में कौन कौन सी फोर्स आती है? एक है सडन फोर्स, ये भी अर्थ की सडन फोर्स है, एंड सेकंड वन इज डायस्ट्रोफिक फोर्स। अभी जो डायस्ट्रोफिक फोर्स है ना, इनको हम स्लो भी बोलते हैं। ठीक है, डायस्ट्रोफिक का मतलब क्या है? स्लो, जो धीरे धीरे लगती है। अब एक्सोजेनेटिक फोर्स में आती है इरोजनल एंड डिपोजिशनल फोर्स। अब हम एंडोजेनेटिक की सडन फोर्स को देखते हैं। नंबर 1 इज अर्थक्वेक। सडन फोर्स की वजह से अर्थक्वेक आ जाता है, वोल्केनिक इरप्शन होता है, लैंडस्लाइड आ जाती है। ठीक है। और ये जो डायस्ट्रोफिक फोर्स है ये आएगा माउंटेन बिल्डिंग्स। अब माउंटेन बिल्डिंग है जो धीरे धीरे अर्थ पे फोर्स लगती है, स्लोली स्लो प्रोसेस है बहुत ज़्यादा, और तब हमारा माउंटेन फॉर्म होता है। अब अर्थक्वेक तो अब आया एकदम से, उसने आके बहुत ज़्यादा डिज़ास्टर क्रिएट कर दिया, अर्थ का सरफेस चेंज कर दिया। पर डायस्ट्रोफिक फोर्स में ऐसा नहीं होता। जो माउंटेन है, माउंटेन को बनने में सालों लग जाते हैं, मिलियंस ऑफ ईयर लग जाते हैं माउंटेन को बनने में। अब हम आते हैं एक्सोजेनेटिक फोर्स पर। एक्सोजेनेटिक फोर्स में हमारा था इरोजनल एंड डिपोजिशनल फोर्स। अब ये किस किस वजह से होती है? रिवर एजेंट क्या क्या है इरोजनल और डिपोजिशनल फोर्स के? रिवर है, विंड है, सी वेव्स एंड ग्लेशियर्स है। जो एंडोजेनेटिक फोर्स है ना, ये कभी कभी तो सडन मूवमेंट प्रोड्यूस करती है और कभी कभी स्लो मूवमेंट प्रोड्यूस करती है। सडन मूवमेंट में अभी ऊपर बताया था क्या क्या आता है हमारा? अर्थक्वेक आएगा, वोल्केनो आएगा एंड लैंडस्लाइड आएगा। और स्लो मूवमेंट में क्या आएगा? माउंटेन बिल्डिंग। ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं कि वोल्केनो क्या होता है। वोल्केनो जो है एक वेंट है, एक ओपनिंग है अर्थ क्रस्ट के ऊपर। ठीक है, अर्थ क्रस्ट में एक वेंट है, ओपनिंग है अर्थ क्रस्ट में, उसको हम क्या बोलते हैं? वोल्केनो। और इस वेंट से मोल्टन मटेरियल बाहर आता है। ठीक है, जैसे ये एक अर्थ का सरफेस है, यहाँ पे एक वेंट है या कह लो एक ओपनिंग है। जब इस ओपनिंग से मोल्टन मटेरियल बाहर आएगा ना, जब ये बाहर आ जाएगा, इसको हम लावा बोलेंगे। जब ये लावा बाहर आएगा तो ये हो जाएगा वोल्केनिक इरप्शन, और इस पूरे को हम क्या बोलेंगे? वोल्केनो। जब लिथोस्फेरिक प्लेट्स मूव करती है तो जो सरफेस है ना वो वाइब्रेट होता है। अर्थ का सरफेस वाइब्रेट होएगा जब ये लिथोस्फेरिक प्लेट्स मूव करेगी, और ये वाइब्रेशन ऑल अराउंड द अर्थ होएगी।
इन वाइब्रेशन की वजह से हमारा क्या जनरेट होता है, अर्थक्वेक। ठीक है, वो प्लेस क्रस्ट में जहाँ मूवमेंट हमारी क्या होती है, स्टार्ट होती है, उस प्लेस को हम बोलते हैं फोकस। ये देखिए, ये रहा फोकस। जैसे अर्थक्वेक आना है तो वाइब्रेशन इस पॉइंट से स्टार्ट होएगी, जिस पॉइंट से वाइब्रेशन स्टार्ट होएगी उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, फोकस बोलेंगे। और इसके जो बिल्कुल ऊपर होएगा, एक मिनट पेन चेंज कर लूँ, इसके जो बिल्कुल ऊपर होएगा ना, ये इसको हम बोलते हैं एपिसेंटर। ठीक है, जहाँ पे मूवमेंट स्टार्ट होती है उस पॉइंट को बोलते हैं फोकस, और जो फोकस के बिल्कुल ऊपर होता है अर्थ सरफेस पे उसको हम बोलते हैं एपिसेंटर। अब एपिसेंटर से ना बाहर की तरफ जो वाइब्रेशन है वो ट्रैवल करेगी। ये एपिसेंटर है हमारा, तो इससे बाहर की तरफ वाइब्रेशन ट्रैवल करेगी। ठीक है, आउटवर्ड ट्रैवल करेगी वाइब्रेशन हमारी। और जो सबसे ज़्यादा डैमेज होता है ना, वो एपिसेंटर के आसपास वाला जो एरिया है ना, इस एरिया में सबसे ज़्यादा डैमेज होता है ड्यू टू अर्थक्वेक। अर्थक्वेक जितना एपिसेंटर के पास वाला एरिया होगा वहाँ पे उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक होएगा। और जैसे जैसे एपिसेंटर से दूर चले जाएंगे हम, वैसे वैसे अर्थक्वेक है वो वीक होता चला जाएगा। अब इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है 3 तरीके की वेव्स हैं। ठीक है, एक पी वेव है, एक एस वेव है और एक एल वेव है। इनको पढ़ने से पहले एक चीज़ जानते हैं, जब हम अर्थक्वेक को मेजर करते हैं या फिर ये जो अर्थक्वेक के अंदर वाइब्रेशन होती है इनको मेजर करते हैं, तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं, एक हमारे पास डिवाइस होता है जिसको हम बोलते हैं सिस्मोग्राफ। ठीक है, इस सिस्मोग्राफ के ऊपर हमारी ये पी वेव, एस वेव और एल वेव मेजर होएगी। अब जो पी वेव है ये तो होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव, एस वेव है ट्रांसवर्स वेव, और एल वेव जो है वो सरफेस वेव है। अब इसका क्या इम्पोर्टेंस है ये जानते हैं। जो पी वेव है ना, ये लिक्विड से भी पास हो जाता है, पर जो एस वेव है ना, ये लिक्विड से पास नहीं होती है। ठीक है, और ये दोनों अर्थ के इनसाइड मेजर होती है। अब ये एल वेव है ना, इससे ही पता चलता है कि अर्थक्वेक कितनी ज़्यादा तेज़ आया है। ठीक है, कितना स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक है वो हमें एल वेव से मालूम पड़ेगा, क्योंकि ये अर्थ के सरफेस के ऊपर होता है, इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं, सरफेस वेव्स। समझ में आ गया ये चीज़। अब ये क्या बता रहे हैं देखिए, हालांकि जो अर्थक्वेक है वो प्रिडिक्टेबल नहीं है, बट कभी कभी हम क्या करते हैं, अपनी सावधानी की वजह से अर्थक्वेक के जो बैड इम्पैक्ट है ना, वर्स्ट इम्पैक्ट है, उनको क्या कर देते हैं, मिनिमाइज़ कर देते हैं। अब जैसे कि किस तरीके से हम अपनी तैयारी करें कि अर्थक्वेक के डिस्ट्रक्शन को कम कर सके। अर्थक्वेक को तो नहीं रोका जा सकता, अर्थक्वेक तो आएगा ही, पर हम अगर अवेयर रहेंगे तो उसके बैड इफ़ेक्ट को मिनिमाइज़ कर सकते हैं। कैसे, कभी कभी ना जो आम लोग होते हैं, लोकल पीपल होते हैं, वो अर्थक्वेक को प्रिडिक्ट कर लेते हैं। कैसे, एनिमल के बिहेवियर को स्टडी करके। ठीक है, जैसे कि फ़िश का बिहेवियर स्टडी करेंगे, फ़िश जो है वो पॉन्ड में एजिटेट होने लगेगी जब अर्थक्वेक आने वाला होगा। जब अर्थक्वेक आने वाला होगा ना, स्नेक्स है वो बाहर आ जाएंगे। स्नेक्स क्या, जितने भी जानवर ज़मीन में रहते हैं ना, ज़मीन में होल बना के रहते हैं, वो सारे के सारे किस पे आ जाएंगे, सरफेस पे आ जाएंगे अर्थ के। डॉग्स का बिहेवियर चेंज हो जाएगा, कैट्स का बिहेवियर चेंज हो जाएगा। तो हम एनिमल्स के बिहेवियर में जो चेंज आते हैं उनको नोटिस करने से भी अर्थक्वेक को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अब ये एक भुज अर्थक्वेक था। ठीक है, भुज अर्थक्वेक जो है वो भुज में आया था। भुज कहाँ है, ये एक सिटी है, कहाँ, गुजरात में। ठीक है, भुज एक सिटी है गुजरात में। 2001 में आया था अर्थक्वेक। बहुत ही ज़्यादा वर्स्ट और स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक था। 6.9 स्केल का ये मेजर हुआ था, किस पे, रिचर स्केल पे। भुज टाउन को इसने हिट करा था 26 जनवरी 2021 को। ठीक है, अब ये देखिए, स्कूल में एटलीस्ट 971 स्टूडेंट और 31 टीचर जो है वो मर गए थे, जिनका जीवन ख़त्म हो गया था।
अब कितना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ था, फ़ोन लाइन डैमेज हो गई थी, वाटर पाइपलाइन डैमेज हो गए थे, पावर स्टेशन डैमेज हो गए थे, ठीक है। तो जो अर्थक्वेक है जब वो आता है तो बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्शन करके जाता है। अब इन्होंने अर्थक्वेक के बारे में समझाया हुआ है कि अर्थक्वेक क्या होता है। ये मैंने पहले भी बताया था, जो अर्थक्वेक है ना वो एक डिवाइस से मेज़र होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, सिस्मोग्राफ। अब जो अर्थ का मैग्नीट्यूड है ना, द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक, वो किस पे मेजर होता है, रिचर स्केल पे मेजर होता है। ये भी अभी बताया था जब भुज अर्थक्वेक समझाया था। अगर अर्थक्वेक 2.0 या इससे कम आता है तो ये बहुत कम फील होता है, ठीक है। और अगर अर्थक्वेक 5.0 तक या इससे थोड़ा बहुत ज़्यादा आता है तो ये चीज़ों को डैमेज कर सकता है। और अगर अर्थक्वेक 6.0 का आए या फिर इससे ज़्यादा आए तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक माना जाता है और ये काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन करेगा। और अगर अर्थक्वेक 7.0 का आए तो ये समझ लो काम ख़त्म। ये बहुत ही ज़्यादा भयंकर अर्थक्वेक होएगा, बहुत ज़्यादा मैसिव डिस्ट्रक्शन करेगा। अब हम आते हैं मेजर लैंडफॉर्म पे। अब ये बोल रहे जो हमारा लैंडस्केप है ना वो कंटिन्यूसली इरोड हो रहा है, थिन हो रहा है, डैमेज हो रहा है, ठीक है। किसकी वजह से, दो प्रोसेस की वजह से। वो प्रोसेस कौन से है, एक है वेदरिंग एंड अदर वन इज इरोजन। अब वेदरिंग क्या है, वेदरिंग है ब्रेकिंग अप ऑफ रॉक्स। जब रॉक्स ब्रेक होती है अर्थ सरफेस के ऊपर उसको हम बोलते हैं वेदरिंग। अब इरोजन क्या है, इरोजन है वियरिंग अवे ऑफ लैंडस्केप। लैंडस्केप की एक थिन शीट को ही वियर अवे कर देना बाय डिफरेंट एजेंट, अलग अलग एजेंट के थ्रू, जैसे कि वाटर, विंड, आइस। इसको हम बोलते हैं इरोजन। अब जो ये इरोडेड मटेरियल है ना ये आगे ले जाया जाएगा, ट्रांसपोर्ट किया जाएगा किसके थ्रू, बाय वाटर, विंड और ग्लेशियर्स, ठीक है। और आखिरी में जाके ये क्या हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा ये इरोडेड मटेरियल। अब ये जो इरोजन और डिपोजिशन का प्रोसेस है ना ये अलग अलग लैंड फॉर्म क्रिएट कर देता है अर्थ सरफेस के ऊपर, कि एक जगह से तो सॉइल को इरोड करके कहीं और ले गया और वहाँ पे जाके एक बहुत बड़ा क्या बना दिया है, हिल टाइप बना दिया। तो यहाँ तो गड्ढा टाइप हो गया और यहाँ पे जाके ये डिपॉजिट हो गया, यहाँ पे जो लैंड है वो क्रिएट हो गया और यहाँ से डिस्ट्रक्ट हो गया। तो डिफरेंट टाइप की लैंडफॉर्म क्रिएट करता है इरोजन और डिपोजिशन। अब बहुत सारे वाटरफॉल है वर्ल्ड में, सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल है एंजल फॉल। और ये एंजल फॉल कहाँ पे है, वेनेजुएला, साउथ अमेरिका में। वेनेजुएला एक कंट्री है साउथ अमेरिका में। एक वाटरफॉल है नाइग्रा फॉल, ये कनाडा और यूएस के बॉर्डर पे, कनाडा और यूएस के बॉर्डर के बीच में है, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका में। एक है हमारे पास विक्टोरिया फॉल। विक्टोरिया फॉल कहाँ पे है, जिम्बाब्विया और जिम्बाब्वे के बॉर्डर पे है, ये है अफ्रीका में। अब हम देखते हैं वर्क ऑफ अ रिवर। अब जो रनिंग वाटर है रिवर में वो लैंडस्केप को इरोड करता है, ठीक है। जब रिवर टम्बल्स होती है एट स्टीप एंगल, टम्बल्स मतलब सडन फॉल, एकदम से गिरती है किसी स्टीप एंगल से किसी हार्ड रॉक के ऊपर, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, वाटरफॉल। जैसे ये यहाँ पे ये रिवर फ्लो कर रही थी, ये देखिए यहाँ पे रिवर फ्लो कर रही थी इस फॉर्म में, अब ये यहाँ से टम्बल हो गई है। टम्बल मतलब सडन फॉल हुआ है रिवर में, ठीक है, नीचे आई है। अब ये किसी हार्ड रॉक के ऊपर रिवर फॉल हो रही है तो ये क्या बना रही है, वाटरफॉल बना रही है। एक स्टीप एंगल से रिवर सडनली फॉल हो रही है किसी हार्ड रॉक के ऊपर और ये बना रही है वाटरफॉल। जब रिवर प्लेन में एंटर करती है रिवर ट्विस्ट और टर्न होना शुरू हो जाती है, बड़े बड़े बैंड्स बना लेती है, इसको हम बोलते हैं मीएंडरिंग। अब इस डायग्राम में देखिए ये रिवर फ्लड प्लेन में आई। अब फ्लड प्लेन मतलब एक फ्लैट सरफेस पे आ गई। अब ये यहाँ पे ऐसे ट्विस्ट हो रही है, टर्न हो रही है, ट्विस्ट हो रही है, टर्न हो रही है, ठीक है। ये बड़े बड़े क्या बनाने लगी है, बेंड बनाने लगी, देखो बड़े बड़े बेंड बना रही है। इसको हम क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं मीएंडरिंग। जब ये स्नेक वाली फॉर्म में इस तरीके से रिवर फ्लो करती है ना, इसको हम क्या बोलते हैं,
मिएंडर, ठीक है। अब लगातार क्या हो रहा है, इरोजन हो रहा है, डिपोजिशन हो रहा है, ठीक है, मिएंडरिंग की वजह से। तो द एंड ऑफ द मिएंडर लूप कम क्लोजर, जब बहुत ही ज़्यादा मिएंडर हो जाएगी रिवर, मैं एक डायग्राम में समझाती हूँ। जैसे ये रिवर है, ये ऐसे अभी तो इस तरीके से मिएंडर कर रही है, अब ये बेंड है ना, ये और बड़े बड़े हो जाएंगे, ठीक है, और मिएंडर करेगी। एक स्टेज ऐसी आएगी कि रिवर इस तरीके से हो जाएगी, ठीक है, और थोड़े टाइम बाद ये ऐसे हो जाएगी, और ये वाला जो हिस्सा था ना, ये यहाँ पे इस तरीके से रह जाएगा, इससे डिटैच हो जाएगी रिवर इस वाले पार्ट से, ज़्यादा मिएंडरिंग की वजह से, ठीक है। तो ये जो पार्ट होएगा ना, ये हमारा क्या बनाएगा, ऑक्सबो लेक, ठीक है। तो इन्होंने यही चीज़ बताई है यहाँ पे, ये पढ़ के देखिए एक बारी। इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम द मिएंडर लूप कट ऑफ द रिवर एंड फॉर्म्स आ कट ऑफ लेक, एक कट ऑफ लेक बना लेगी, और इस कट ऑफ लेक को ही हम क्या बोलते हैं, ऑक्सबो लेक। तो समझ आया है ये स्टेज 1 थी। फिर ये स्टेज 2 में और ज़्यादा मिएंडर करी, स्टेज 3 में ये मिएंडर करते करते यहाँ से टच होगी, स्टेज 4 में ये वाले पोर्शन से रिवर डिटैच होगी और एक कट ऑफ लेक बना दिया, जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सबो लेक, ठीक है। अब जो ये मिएंडरिंग है ना, मिएंडरिंग फ्लड को भी कॉज करता है, ठीक है। मिएंडरिंग की वजह से जहाँ पे ये मिएंडर होती है रिवर, इसके आसपास वाले एरिया में फ्लड आ जाती है, और इस फ्लड की वजह से बहुत फाइन सॉइल और दूसरा मटेरियल भी डिपॉजिट होता है, इसको हम बोलते हैं सेडिमेंट अलोंग इट्स बैंक, ठीक है। अब यहाँ पे फ्लड आती है, सेडिमेंट्स डिपॉजिट होते हैं, इस वजह से ये जो मिएंडरिंग है, ये रिवर जो मिएंडर कर रही है, ये एक फ्लैट फर्टाइल फ्लड प्लेन बना देती है, ठीक है। और इसकी वजह से, इसकी डिपोजिशन की वजह से जो रिवर बैंक है वो रेज हो जाता है, और उसको हम क्या बोलते हैं, लीवी। ये देखिए, ये यहाँ पे डिपॉजिट कर रही है, ठीक है, रिवर सेडिमेंट्स को डिपॉजिट कर रही है, और यहाँ से ना, एक मिनट देखिए, इन्होंने डायग्राम में शो करा हुआ है, ये देखिए डायग्राम में शो करा है, ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट थोड़ा उठा हुआ है, रेज हो रखा है ड्यू टू डिपोजिशन, इसी पार्ट को हम क्या बोलते हैं, लेवी बोलते हैं, ठीक है। अब जैसे जैसे रिवर जो है वो सी को अप्रोच करेगी, जो स्पीड है ना वाटर की, वो कम होती चली जाएगी। जैसे जैसे ये रिवर सी के पास जाएगी ना, वैसे वैसे, जैसे ये मान लो कि गंगा रिवर है, ठीक है, गंगा रिवर है, जैसे जैसे गंगा रिवर बे ऑफ बंगाल के पास जाएगी ना, तो गंगा रिवर की स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो जब भी कोई छोटी रिवर बड़े सी या ओशियन के पास जाती है, उसकी स्पीड कैसे हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है ज़्यादातर केस में, क्योंकि वो फ्लड प्लेन से होते हुए किसी ओशियन या सी में मर्ज होने जा रही होती है। तो अब जब स्पीड कम हो जाएगी, जो रिवर है ना, वो छोटी छोटी स्ट्रीम्स में ब्रेक हो जाएगी, और इन स्ट्रीम्स को हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटरीज बोलते हैं इन स्ट्रीम्स को। ये देखिए, ये एक रिवर है, मेन रिवर है, ये अब इस बड़े से ओशियन हो, ये सी हो, कुछ भी हो, इसमें मर्ज होने जा रही है, तो यहाँ पे इसकी स्पीड कम हो गई है। तो स्पीड कम होने की वजह से ये डिफरेंट किस में, ये डिस्ट्रीब्यूटरीज में ब्रेक हो गई है। अब समझ में आया। द रिवर बिकम्स सो स्लो, रिवर इतनी स्लो हो जाती है कि वो डिपॉजिट करना स्टार्ट कर देती है। अब इस वाली स्टेज में रिवर में कोई इरोजन नहीं होगी, केवल और केवल क्या होगा, डिपोजिशन होएगा, ठीक है। इतनी ज़्यादा रिवर स्लो हो जाती है। अब हर एक जो डिस्ट्रीब्यूटरी है ना, वो अपना खुद का माउथ बना लेती है। ये देखिए, ये माउथ हो गया हर एक डिस्ट्रीब्यूटरी का, समझ में आया। और सेडिमेंट्स को कलेक्ट करती है, और एक किसको बना देती है, रिवर के माउथ पे डेल्टा को फॉर्म कर देती है। ये क्या बन गया पूरा, ये है डेल्टा। अब हम देखते हैं वर्क ऑफ सी वेव। सी वेव कैसे काम करती है। जो इरोजन और डिपोजिशन है सी वेव का, ये किसको राइज करता है, कोस्टल लैंडफॉर्म। सी वेव्स की वजह से जो इरोजन और डिपोजिशन होता है ना, उसी से हमारा कोस्टल लैंडफॉर्म क्रिएट होता है। सी वेव जो है वो कंटिन्यूसली स्ट्राइक होती है रॉक्स पे, जैसे ये रॉक है ना सी में, इन पे कंटिन्यूसली सी वेव्स
टकराएगी, ठीक है। धीरे धीरे ये क्रैक डेवलप कर देगी इन रॉक्स में, और काफ़ी समय बाद ये जो क्रैक्स डेवलप करेगी ना रॉक में, ये बहुत ज़्यादा लार्ज हो जाएंगे और वाइड हो जाएंगे। समझ में आई ये बात। सी वेव कंटिन्यूसली इन रॉक्स के ऊपर क्या करेगी, कंटिन्यूसली स्ट्राइक करेगी, और कंटिन्यूसली स्ट्राइक करने की वजह से इन रॉक्स में क्रैक डेवलप हो जाएगी। अब धीरे धीरे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये जो क्रैक्स है ना, ये काफ़ी ज़्यादा लार्ज हो जाएंगे, वाइड हो जाएंगे, और इसी वजह से ये होलो लाइक केव्स फॉर्म करेंगे, और इन होलो लाइक केव्स को हम सी केव्स भी बोलते हैं। देखिए कंटिन्यूसली यहाँ पे सी वेव स्ट्राइक करती रहेगी, फोर्स की वजह से यहाँ पे छेद हो जाएगा, होल हो जाएगा। अब ये होल धीरे धीरे, ये क्रैक धीरे धीरे इतना ज़्यादा बड़ा हो जाएगा कि ये केव बन जाएगा। समझ में आई बात। अब इस सी केव पे भी ये अभी भी सी वेव स्ट्राइक करती रहेगी, और जो बैक साइड है उसको भी इरोड कर देगी। केवल अब रूफ बचेगा, उसको हम बोलते हैं सी आर्च। ये देखिए, ये बैक साइड इरोड होगी इस केव की, है ना, ये बैक साइड इरोड होगी, केवल क्या बचा है हमारे पास, रूफ बचा है, इसको हम बोलते हैं सी आर्च। ओके, समझ में आया सबको। अब जो ये इरोजन है ना, ये रूफ को भी ब्रेक कर देगी, केवल हमारे पास क्या बचेगा, वॉल बचेगा। अब ये देखिए ये वाला है, इसने रूफ को भी ब्रेक कर दिया, केवल अब एक हमारे पास वॉल लाइक स्ट्रक्चर बचा है, और इस वॉल लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं स्टैक। क्या बोलेंगे हम इसको, स्टैक बोलेंगे। अब स्टीप रॉकी कोस्ट, जो कोस्ट होता है सी का, वो वर्टिकली राइज करेगा, और उसको हम क्या बोलेंगे, सी क्लिफ। क्या बोलेंगे हम इसको, सी क्लिफ। और ये जो सी वेव है ना, ये सेडिमेंट्स को डिपॉजिट करती है शोर के पास में, ठीक है, और इसी से हमारे क्या बनते हैं, बीच में देखते हैं ना बहुत महीन सैंड होता है, फाइन सैंड होते हैं, ठीक है, वो इसी वजह से होता है। जो सी वेव स्ट्राइक करती है रॉक्स को और वो इरोड करती है, तो उस इरोडेड मटेरियल को लाके वो कोस्ट पे डिपॉजिट कर देती है, और उसी से क्या फॉर्म होता है, बीच फॉर्म होता है। अब हम देखते हैं वर्क ऑफ आइस, ठीक है। ग्लेशियर्स जो है, ग्लेशियर्स को हम रिवर ऑफ आइस भी बोलते हैं, ठीक है। अब जो ग्लेशियर्स है वो भी लैंडस्केप को इरोड करते हैं, ठीक है, सॉइल को इरोड करेंगे, स्टोन को एक्सपोज कर देंगे। ग्लेशियर्स जो है वो बहुत गहरे गड्ढे, डीप होलोस क्रिएट कर देते हैं। अब जब आइस मेल्ट होती है ना, और ये जो डीप होलोस कौन क्रिएट करता है, ग्लेशियर्स के थ्रू क्रिएट होते हैं। आइस मेल्ट होने के बाद ये जो गहरे गड्ढे होते हैं ये पानी से भर जाते हैं जब आइस मेल्ट होती है, और ये बहुत सुंदर लेक में क्रिएट हो जाते हैं। समझ में आई बात। जो माउंटेन में हमें लेक देखने को मिलते हैं ना, वो लेक ग्लेशियर्स के थ्रू बनाए जाते हैं। ग्लेशियर्स वहाँ का मटेरियल इरोड करता है, जब हमारी जो बर्फ़ है वो पिघल जाती है, तो उस इरोडेड सरफेस में हम बोल देते हैं डीप होलोज में वाटर फिल हो जाता है, और वो एक ब्यूटीफुल लेक के रूप में क्रिएट हो जाता है। अब जो मटेरियल ग्लेशियर्स के थ्रू कैरीड किया जाता है, क्या होता है, बिग रॉक होगी, स्मॉल होगी, इस बिग रॉक, बिग एंड स्मॉल, सैंड एंड सिल्ट, ये सारी की सारी चीज़ कौन कैरी करता है, ग्लेशियर कैरी करता है। ये इरोड करके ला रहा होता है अपने साथ इन सब मटेरियल को, और फिर ये बाद में इनको क्या कर देता है, डिपॉजिट कर देता है, और इस डिपॉजिटेड मटेरियल को हम क्या बोलते हैं, ग्लेशियर मोरेन्स, ठीक है। अब ये देखिए, ये जैसे ग्लेशियर है ना, ये अपने साथ ना सेडिमेंट लेके आ रहा है। अब इस सेडिमेंट को यहाँ पे कहीं तो जाके ये डिपॉजिट करेगा ना, जब इसकी स्पीड कम हो जाएगी। इस इरोड हुए मटेरियल को जब ग्लेशियर डिपॉजिट कर देता है, इसको हम बोलते हैं ग्लेशियर मोरेन्स। समझ में आया। अब हम देखते हैं वर्क ऑफ विंड। विंड का क्या वर्क है। विंड जो है वो एक्टिव एजेंट है इरोजन और डिपोजिशन का। कहाँ पे, डेजर्ट में। डेजर्ट में विंड जो है बहुत एक्टिव एजेंट है इरोजन और डिपोजिशन का। अब डेजर्ट में हमने देखा है रॉक्स को हम देखते हैं, और रॉक की शेप ना जनरली हमें मशरूम लाइक शेप दिखती है रॉक की,
और इन रॉक्स को हम क्या बोलते हैं, मशरूम रॉक बोलते हैं। अब मैं बताती हूँ क्या होता है। जैसे ये डेजर्ट में एक इसी तरीके की रॉक है, ठीक है, ये रॉक है। अब इस पे विंड जा जाके स्ट्राइक कर रही है, काफ़ी साल हो गए, दोनों तरफ से विंड इस पे स्ट्राइक कर रही है। अब विंड ना नीचे नीचे फ्लो करती है बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से, ऊपर आते आते बहुत ही ज़्यादा हल्की हो जाती है। तो नीचे वाला जो पोर्शन है ना, ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इरोड हो जाएगा। तो इस रॉक की शेप ना कुछ समय बाद हमें ऐसे दिखेगी इस तरीके से। तो ये कैसी शेप लग रही है, मशरूम लाइक शेप लग रही है, इसी वजह से हम इनको क्या बोलते हैं, मशरूम रॉक्स बोलते हैं। अब इन्होंने बोला भी है विंड्स जो है वो लोअर सेक्शन को इरोड कर देती है और अपर पार्ट ना कम इरोड हो पाता है। तो ऐसी रॉक जो होती है वो बेस उनका नैरो हो जाता है, दिख रहा होगा नैरो बेस है, और वाइडर टॉप वाइड है ये, ठीक है। तो विंड जो ब्लो होती है, अब इस जब भी विंड ब्लो होएगी ना, वो अपने साथ सैंड को ले जाएगी और एक जगह से दूसरी जगह जाके डिपॉजिट कर देगी, ठीक है। अब जब भी विंड ब्लो होना रुक जाएगी, नहीं ब्लो होएगी, तो सैंड को वहीं पे छोड़ देगी, उसको वहीं पे डिपॉजिट कर देगी। और जब वो डिपॉजिट होएगा हमें ऐसा लगेगा एक छोटा सा हिल बना दिया हो, सैंड का छोटा सा हिल। इस तरीके से हमें डेजर्ट में देखने को मिलती है आकृति। ये देख लो, ये रहा, इस तरीके से ये देखने को मिल रही है। ये डिपॉजिट करा हुआ है विंड ने सैंड को, ठीक है। ऐसे स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, सैंड ड्यून्स बोलते हैं हम। ये देखिए सैंड ड्यून्स है। जब भी सैंड के ग्रेन बहुत फाइन होते हैं, लाइट होते हैं ना, तो विंड में इतनी क्षमता होती है कि उनको बहुत ज़्यादा लंबे डिस्टेंस तक कैरी करके अपने साथ लेके जा सके, ठीक है। और ऐसा जो जिस सैंड को बहुत लंबे डिस्टेंस तक विंड कैरी करके ले जाती है ना, ऐसा सैंड जो है बहुत ही लार्ज एरिया में डिपॉजिट होता है, और इस एरिया को हम क्या बोलते हैं, लोएस बोलते हैं। चाइना में डिपॉजिट है लोएस, इसका एग्जांपल चाइना है। चाइना में फाउंड होता है लोएस लैंडफॉर्म, ठीक है। तो हमारा चैप्टर तो कंप्लीट हो गया। अब इसके एक बार MCQs देख लेते हैं। विच इज़ नॉट एन इरोजनल फीचर ऑफ सी वेव। सी वेव का इरोजनल फीचर इनमें से कौन सा नहीं है, बीच, सी केव या क्लिफ। इन्होंने इरोजनल फीचर बताया है, कौन सा इरोजनल फीचर नहीं है, बताइए। बीच कैसा फीचर है, डिपोजिशनल फीचर है। क्लिफ और सी केव, ये दोनों सी वेव्स के इरोजनल फीचर है। द डिपोजिशनल फीचर ऑफ ग्लेशियर्स का डिपोजिशनल फीचर कौन सा है, मोरेन। बताया था, मोरेन आके जो ग्लेशियर है वो मटेरियल को डिपॉजिट करता है और उसी को हम क्या बोलते हैं, मोरेन बोलते हैं। विच इज़ कोज्ड बाय सडन मूवमेंट ऑफ अर्थ की सडन मूवमेंट की वजह से क्या होता है, वॉल्केनिक इरप्शन होता है। मशरूम रॉक कहाँ पाई जाती है, अभी बताया था, डेजर्ट में। ऑक्सबो लेक कहाँ पाए जाते हैं, ऑक्सबो लेक बताइए। ऑक्सबो लेक पाए जाते हैं रिवर वैली में, ये भी अभी ऊपर पढ़ाया था। अभी मैच द फॉलोइंग है। ग्लेशियर्स को हम क्या बोलते हैं, रिवर ऑफ आइस। मिएंडर कौन करती है, रिवर। बीच कहाँ होते हैं, सी शोर। सैंड ड्यून पाई जाती है डेजर्ट में। वाटरफॉल कहाँ फॉल होते हैं, हार्ड बैक रॉक में। अर्थक्वेक किस वजह से होते हैं, वाइब्रेशन ऑफ अर्थ। तो हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। होप सो कि सबको समझ आया होगा, अच्छा लगा होगा। सो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। थैंक यू।